करते हैं। क्या आप किसी के बहकावे में ना आए? जो शक्तियां, जो ताकतें देश के बाहर बैठी हैं, उनके बहकावे में ना आए। आप अपने देश में छिपकर, कोरोना को छिपाकर, इस देश में कोरोना का स्लीपिंग सेल बनकर ना रहें। किसी के बरगलावे में आकर कोरोना के डाकिए ना बने। ये आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि कोरोना वॉरियर्स की मुश्किलें प्लीज मत बढ़ाइए, उन पर हमले मत करिए। डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिस वालों का सम्मान करिए, उनका सहयोग करिए, ताकि कोरोना के खिलाफ जंग में भारत जीत सके। वरना अगर ये मुल्क तबाह होता है तो आप अपनी खुशियों को कहां खोजेंगे? और जब कोरोना होगा तो वो आपका धर्म देखकर नहीं होगा, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मारेगा। अपनों से जंग जीतना आसान नहीं। देश हित में जमातियों का योगदान नहीं। वॉरियर्स की परेशानी मत बढ़ाओ। जमातियों, सामने आओ। इन दो तस्वीरों से कुछ समझने की कोशिश कीजिए। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के उज्जैन की है, जहां कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में 59 साल के एक टीआई यशवंत पाल शहीद हो गए। दूसरी तस्वीर यूपी के प्रयागराज की देखिए, जहां 19 जमाती गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 16 विदेशी हैं। गिरफ्तार जमातियों में 7 इंडोनेशिया और 9 थाईलैंड के हैं। इनके अलावा जमात में शामिल हुए इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद पर विदेशी जमातियों को शरण दिलाने और चोरी से छिपकर रहने में मदद करने का आरोप लगा है। तो देखा आपने, एक तरफ कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हमारे योद्धा शहीद हो रहे हैं और दूसरी ओर जमाती कोरोना के खिलाफ जंग में देश को कमजोर कर रहे हैं और इनमें उनका साथ दे रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद जैसे लोग जो पूरे देश में कोरोना के पोस्टमैन बनकर घूम रहे हैं, विदेशी जमातियों को पनाह दे रहे हैं और सरकार की कोशिशों को कालिख पोत रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद की शक्ल में न जाने कितने ही मौलाना साद जैसे लोग हैं जो देश के साथ गद्दारी पर उतारू हैं। लेकिन देश की आवाम से हमारी अपील है, छिपने की कोशिश ना करें। किसी के बरगलावे में आकर कोरोना के डाकिए बनने से बचें, क्योंकि ये देश आपका है। आपसे विनती है हाथ जोड़कर कि कोरोना वॉरियर्स की मुश्किलों को ना बढ़ाएं। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और पुलिस वालों का सम्मान करें, उनका सहयोग करें, जिससे कि कोरोना के खिलाफ जंग में भारत जीत सके। वरना इस तबाह मुल्क में आप अपनी खुशियों को कहां खोजेंगे? क्योंकि कोरोना वायरस किसी को मजहब देखकर नहीं मारता, वो इंसानों को मारता है। वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को मारता है, वो सिख और ईसाई को भी मारता है। इसीलिए कोरोना के कैरियर, कोरोना के फिदायीन, कोरोना के डाकिए ना बने और देश में वॉरियर्स का सहयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। रिपोर्ट आपने देखी, आप समझ चुके होंगे। और सबसे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि यह देश 3 शहीद पुलिसकर्मियों की शहादत देख चुका है, जो इस कोरोना से जंग में शहीद हुए हैं। डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है, पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। हमें यह सोचना चाहिए, इन जमातियों को यह सोचना चाहिए कि आप छिपकर क्या कर रहे हैं, आप देश को क्या देना चाहते हैं। अपना इलाज कराइए, कोरोना का इलाज कराएंगे, बाहर निकलेंगे तो ठीक भी हो जाएंगे। छिपे रहकर आपकी भी मौत होगी और जो साथ में है ये उनके लिए भी खतरा होगा। देश में कई ऐसी खबरें आई। प्रयागराज से आज खबर आई जहां पर 16 जमातियों को ढूंढकर निकाला गया। मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर के करेली से खबर आई जहां पर एक मस्जिद में थाईलैंड और मलेशिया से आए हुए जमाती मिले। ये सब कुछ क्या हो रहा है? मेरे साथ देश की पंचायत में आज कौन पंच हैं, आइए उनसे आपको मिलवा देते हैं। मेरे साथ इस वक्त नवतेज टीवी की देश की पंचायत में शामिल हो चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता यासिर जिलानी, इस वक्त मेरे साथ हैं। दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी वेदभूषण साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। इसके अलावा शोएब जामई स्पोक पर्सन हैं तबलीगी जमात के
प्रवक्ता मेरे साथ हैं। इसके अलावा इलियास शराफुद्दीन इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ हैं। मेरे साथ डॉक्टर डी.आर. राय हैं। आतिकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ बने हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का नफ्तेज टीवी में। तो शोएब जामई, सबसे पहला सवाल आपसे है, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं तबलीगी जमात के, क्यों छुपे हुए हैं जमाती? कोई ऐसा आदेश जब मौलाना साद ने रोक लिया कि डॉक्टर फर्जी बातें कर रहे हैं, रुकिए, ये तो भाई को भाई से दूर करने के लिए एक साजिश है, अब जबकि ये पता लग चुका है कि वो बीमार हैं, तो बाहर निकलकर अपना इलाज क्यों नहीं करा रहे हैं? नहीं जी, इलाहाबाद का जो मामला अभी संज्ञान में आया है, ये इलाहाबाद का मामला 31 मार्च को खुद अपनी तरफ से ये प्रोफेसर साहब ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि भाई जो जमात में जो फॉरेन के जो लोग आए हुए हैं इंडोनेशिया और थाईलैंड से, वो हमारे यहाँ मोहल्ले में रुके हुए हैं, आप जो है इनका जो है जो भी क्वारंटाइन की आप बात कर रहे हैं तो इसको क्वारंटाइन कराइए। और 21 दिन की क्वारंटाइन खत्म पीरियड होने के बाद आज 21 दिन के बाद यानी 21 तारीख को आज इनको जेल भेजा जा रहा है। ये जेल किस लिए भेजा जा रहा है कि भाई ये जी ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, आपसे संपर्क अभी हमारा नहीं हो पा रहा है। यासिर जिलानी बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ हैं। यासिर, जो शोएब जामई कह रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा है कि खुद अपनी तरफ से पहले जानकारी दी गई क्वारंटाइन कराने की? जब ऐसा है तो फिर प्रोफेसर साहब को गिरफ्तार क्यों किया गया? अक्षय जी कौन क्या कह रहा है, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। मैं आप जो सवाल करेंगे उसका जवाब दूंगा। और प्रोफेसर शाहिद इस जुर्म के हिस्सेदार थे, मुजरिम थे, इसलिए यूपी की सरकार और यूपी की पुलिस ने आज उन्हें गिरफ्तार किया है। और अगर कोई भी अपराधी अपराध करेगा, अपराध को छिपाएगा और दूसरे जो बेकसूर हिंदुस्तान के जनमानस हैं, चाहे किसी भी राज्य के हों, उनके लिए खतरनाक साबित होगा, उनको कहीं ना कहीं अपने से जानबूझकर संक्रमण करने की कोशिश करेगा, इस कोविड-19 के महामारी में इन्वॉल्व करेगा, तो वो बख्शा नहीं जाएगा। सरकार बेहद सख्त है और सरकार क्योंकि हर नॉर्म्स को, हर कंडीशन में अपने जनमानस को पालन कराने के लिए बाध्य है। और ये जिम्मेदारी सरकार की है कि वो अपने राज्य में किस तरीके से कोविड-19 की महामारी पे कंट्रोल कर सके। उसके बाद अगर कोई आदमी अपने आप को हाइड कर लेता है और विदेशी नागरिकों को छुपाने का काम करता है, तो मुझे तो लगता है कि इसमें कुछ धाराएं और जोड़नी चाहिए और ऐसे लोगों को देशद्रोह के मुकदमे में जेल भेजना चाहिए, जो कि नजीर पेश हो उन लोगों के लिए जो अभी भी हिंदुस्तान के किसी ना किसी कोने में, सूबे में, जनपद में छुप के बैठे हुए हैं और लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। क्योंकि संक्रमण का जो रेशियो है वो डे बाय डे, घंटा दर घंटा, मिनट दर मिनट बढ़ रहा है और हमें इससे रोकना है। रोकना ही नहीं, हम लेकिन यासिर, मुझे समझ में ये नहीं आता कि जो धर्मगुरु हैं, जो उलेमा हैं, जो मौलाना हैं, कम से कम वो ये तो कह सकते हैं, अगर तबलीगी जमात आप मेंटेन करते हैं, आप बुलाते हैं, रोकते हैं, खाना पीना करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, बाहर से इंटरनेशनल पूरा एक चेन चली आ रही है, लेकिन भाई जो लोग मस्जिदों में छुपे हुए हैं उन्हें समझाइए ना कि निकल कर इलाज तो कराएं। खदेड़ना क्यों पड़ रहा है, छापे क्यों मारने पड़ रहे हैं? क्या करोगे वहां बीमारी की हालत में मस्जिद में रहकर? क्या चाहते हो भाई? अक्षय जी, ये जिस दिन से ये मामला सामने आया, यही तो हम लोग सब जो इस भारत के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, भारत के जो पत्रकार हैं, भारत के लिए जो अच्छा सोचते हैं, भारत को तंदुरुस्त देखना चाहते हैं, वो सब के सब यही रिक्वेस्ट तो मौलाना साद से कह रहे हैं कि मौलाना साद सामने आए और अपने लोग जिन्होंने, चलिए जो गलती उनसे हुई, उन्होंने अभी 2 दिन पहले एक ऑडियो भी जारी किया था, लेकिन उनका क्या फर्ज और कर्तव्य नहीं बन रहा था कि उस ऑडियो के साथ साथ ये कहें कि मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूं क्योंकि मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज है, गैर इरादतन हत्या 304, ये सारी की सारी धाराएं जो हैं उनके ऊपर लगी हुई है। उसके बाद भी वो नहीं आते, तो कहीं ना कहीं ये इंटेंशन साबित होता है कि आप इस जुर्म में सबसे बड़े गुनाहगार हैं और आप कोशिश नहीं कर रहे हैं
कि भारत जो चाह रहा है, भारत की जो सरकार चाह रही है, भारत की जो एजेंसी चाह रही है, आप उनके साथ खड़े हों। तो आप भी सवाल करेंगे, हम भी सवाल करेंगे, और जो भी भारत से प्यार करेगा वो सवाल करेगा। और इसमें जो एक चीज सबसे अहम देखने को मिल रही है कुछ लोगों के द्वारा, जो इसमें विक्टिम प्ले कार्ड कर रहे हैं, अपने आप को धर्म का आड़ लेके, अपने आप को मुसलमान कह के, तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जमात जो है वो एक छोटे से तबके पे अपना असर रखती है, नहीं तो 85 to 90% जो भारत के मुसलमान हैं वो जमात से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो भी मौलाना साहब इन जमात की जो करतूतें हैं और जो लोग ये करतूत कर रहे हैं उनके अगेंस्ट हैं, और वो सब मिलके अपील कर रहे हैं कि आप बाहर आइए और इस तरह की हरकत अब कम से कम ना करें। हम समझ लीजिए कि हमने पहला लॉकडाउन कंप्लीट किया है, इनकी वजह से हम दूसरे लॉकडाउन में पहुंचे हैं। अगर ये अब भी नहीं आएंगे तो मुझे लगता है कि हमारी जीत जो है वो थोड़ा और आगे बढ़ सकती है। अगर हमें इस महामारी को जीतना है तो उन तमाम लोगों को सामने आना होगा जो बीमार हैं और बीमार होके छुपे हुए। ठीक है, अतीकुर रहमान आना चाहिए ना सामने। क्या करेंगे अंदर रहकर मस्जिदों में, बीमार रहेंगे तो? जी अक्षय भाई, देखिए बहुत जरूरी है इन चीजों को सामने लाना। देखिए दो चीज बहुत अहम है, ये दोनों चीज दो बातें सामने अभी डिबेट पे आपकी आई हैं। एक लोग वो हैं जो कि छुपे हुए हैं और उन लोगों को बाहर लाना है और उनको हमको मैसेज देना है कि आपको अगर अरेस्ट किया भी जाएगा तो उसमें बेल का प्रोविजन है, ताकि वो अपने आप को और ज्यादा गहराई में छुपाए नहीं। यहाँ पर शोएब साहब चले गए, शायद कुछ तकनीकी खराबी की वजह से। उन्होंने खुलासा करने जा रहे थे कि वो पहले ही अंडर क्वारंटाइन थे और अब क्वारंटाइन के बाद में वो जा रहा था, और जेल के बाद भी प्रोविजन है जाना बहुत जरूरी है। देखिए आपके अलावा कई और मीडिया ने, आपने नहीं बल्कि प्रोफेसर साहब गिरफ्तार किए गए हैं, उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी को ये नहीं बताया था कि वो किसी रिलीजियस कार्यक्रम में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। ये पुख्ता सबूत है उनके खिलाफ। ये फैक्ट्स आप समझने की कोशिश करिए कि जो प्रोफेसर शाहिद गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने नहीं बताया था विश्वविद्यालय को कि वो रिलीजियस किसी, मैं आपको क्लियर हिंदी में तो बोल रहा हूं, आप समझिए, मैं मराठी में थोड़ी बोल रहा हूं। उन्होंने इस बात को छिपाया था अपने विश्वविद्यालय अथॉरिटी से कि वो किसी रिलीजियस कार्यक्रम में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। जब आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। नहीं तो मैं भी स्टूडियो, हाँ तो मैं भी स्टूडियो में नहीं बैठा हूं, मैं आपको फैक्ट्स बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप फैक्ट्स की बात करिए अतीकुर रहमान साहब। मुझे अच्छा लगता है कि आप एक्सेप्ट करते हैं चीजों को जो गलत है, और जो गलत है उसको आप भी आवाज उठाएंगे तो मुझे लगता है ये इंसाफ कर पाएंगे। आपकी बात भी नहीं पहुंच पा रही अक्षय भाई, इसका खुलासा करिए प्लीज। ठीक है, मैं जो यासिर कह रहे हैं मैं दोहरा देता हूं कि फैक्ट पर बात कीजिए। प्रोफेसर शाहिद जो हैं उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी प्रशासन से ही नहीं बताया था कि वो किसी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। क्यों नहीं बताया? अथॉरिटीज को तो कम से कम बताना था। तो इसका मतलब शोएब साहब जो बोल के गए वो गलत था। ठीक है, फैक्ट्स को सामने लाने के लिए हम बैठे हैं। अरे वो तो जमात के प्रवक्ता भी नहीं है, मैं उसमें खुलासा नहीं करना चाह रहा था। वो तो जमात के यासिर जलानी कुछ और ही कह रहे हैं। यासिर जलानी तो ये कह रहे हैं कि प्रवक्ता ही नहीं है तबलीगी के, लेकिन क्यों तमाम चैनल्स पर प्रवक्ता बनकर बैठ रहे हैं? जमात के प्रवक्ता नहीं है, अतीकुर रहमान साहब जानते हैं। क्यों साहब जानते हैं आप? ये अतीकुर रहमान साहब जानते हैं इस सच्चाई को। मेरे अगर मेरी आवाज नहीं जा रही अक्षय जी आप बताइए कि मैं ये कह रहा हूं। इस पर सवाल उठाया जा सकता है। ठीक है, यासिर को सुन पा रहे हैं अतीक? नहीं, मेरा तो ये कहना है कि जो आदमी अपनी आइडेंटिटी को गलत बता रहा है वो कैसे उसकी बात को मान लिया जाए? वो कुछ भी आके चैनल पे कह के चला जाएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक आदमी जब क्लेम कर रहा है कि वो पर्सन है। ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास में। मैं लौटूंगा आपके पास में। इलियास शराफुद्दीन मेरे साथ इस वक्त हैं, और इलियास शराफुद्दीन फैक्ट पर हम बात करेंगे। आपका वो वाला गूगल नहीं चलेगा जो गूगल के अलावा एक और गूगल है ना आपके पास, ठीक है? वो वाला गूगल, उसके डेटा यहां मत लेकर आइएगा।
हम सब एक गूगल से कनेक्ट हैं, हम उस गूगल की बात करेंगे अगर कुछ फैक्ट कुछ डेटा आप लेकर आते हैं तो, ठीक है? तो हम फैक्ट पर बात करेंगे। तो इसके पीछे ये, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आप शुरू कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ तो ऋषिकेश से 16 खड़े एक आश्रम थे और 10,000 आश्रमों को देखेंगे तो कम से कम 5 लाख लोग खड़ेंगे जो 30 जनवरी के बाद मोदी जी के बुलाने में इंडिया आए हुए हैं। 20% से ज्यादा पॉजिटिव है कोरोना की। 1,000 से ज्यादा श्री रविशंकर के आश्रम बेंगलुरु के अंदर है। कहाँ चेक कर सकते हैं ये डेटा? हम कहाँ चेक कर सकते हैं ये डेटा? आप कहाँ से लाते हैं? आप कहाँ से, आपका कौन सा गूगल है आपके पास में? आप कहाँ से निकाल के लाते हैं? मोदी मीडिया के आरएसएस के दलाल यासिन गिलानी नहीं देते ये डेटा, हरामी किस्म का मीडिया नहीं देता ये डेटा सस्ती मीडिया वाले देते। नहीं, पहली चीज तो ये है कि पर्सनल में किसी को होने नहीं दूंगा। पर्सनल कमेंट कोई किसी पर नहीं करेगा, प्लीज। पर्सनल कमेंट कोई किसी पर नहीं करेगा। समझा दीजिएगा कि पर्सनल कमेंट तो मैं फिर मुझे उठना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनकी नहीं कर सकता। नहीं डिबेट तो करना पड़ेगा। जब बात पर्सनल डेटा की आएगी, जैसे मैंने कहा है, ये जो इलियास शराफुद्दीन है, इनके पास पता नहीं कौन सा वाला गूगल है। इनके डेटा ये कहां से कलेक्ट करते हैं, कहां से लाते हैं, फैक्ट होते हैं, फिक्शन होते हैं, ये समझ में नहीं आता है। चलिए शोएब जामाई मेरे साथ आ गए। मैं इनसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। मैं इनसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तर्क पे रहें, तार्किक बातें करें। और ये तो कहते हैं कि ये किसी फौजी के बेटे हैं, तो कम से कम भारत के अपनी बात को रखें। सही बात है। यासिर जलानी, शोएब जमाई मेरे साथ आ गए हैं। आप इनके लिए कुछ आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई जानकारी है शोएब जमाई के पास, वो शेयर करेंगे? हाँ, मैं क्लियर कहना चाहता हूं कि इनका जमात के ये प्रवक्ता नहीं है। ये इस्लामिक स्कॉलर हो सकते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हो सकते हैं, लेकिन ये जमात के प्रवक्ता, क्योंकि जमात ने क्लियर किया हुआ है कि उनके कौन प्रवक्ता हैं, तो ये अपनी बात एज ए इस्लामिक स्कॉलर, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, बट जमात के प्रवक्ता की एक तौर पे बात रखेंगे तो इंसाफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है शोएब जमाई, क्योंकि वो झूठ है पूरा का पूरा। शोएब जमाई, और देखिए, ठीक नहीं, देखिए, जब ये तबलीग जमात का जब उठा था, तो उसी के पहले ही दिन जो है मौलाना झांकी साहब, मौलाना अब्दुल्ला झांकी साहब के राइट है, उन्होंने ही मुझे फोन करके ये कहा था कि जामाई साहब, आपको जमात की तरफ से बात रखी है और हमारे बहुत सारे फैक्ट मैं ही था। मौलाना साहब पहला ऑडियो जो है तमाम मीडिया चैनल करके तो चला था, तो पहला ऑडियो मौलाना ने कहा था कि सब लोग ऑपरेट करें और डॉक्टर को सहयोग करें और हुकूमत को सहयोग करें। तो ये जिम्मेदारी जो मुझे दी गई थी, मैं निभा रहा हूँ। अब आप पक्का लिखें, कोई जैसा लिखना चाहे लिखें, मैं पब्लिक जमात जुड़ा हूँ, से जमातों में उतना जाना रहता है कि हमारे पूरे खानदान के लोग। अच्छा जी, ड्यूरिंग डिबेट एक मैसेज मेरे पास आया है जो मैं दिखा दूं। कोई एडवोकेट शाहिद अली है, उन्होंने लिख के भेजा है अभी मेरे पास मैसेज आया है। वो जमात के वो ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, इसलिए मैंने आपके सामने ये बात रखी है। एडवोकेट शाहिद अली, मेरे पास मैसेज है, तो ये शोएब जामाई से पूछ लीजिए कि ये है कि जानते हैं आप शाहिद अली को? नाम उन्होंने दिया है एडवोकेट शाहिद अली को आप जानते हैं शोएब जामाई? अगर आप प्रवक्ता कह रहे हैं अपने आप को, वो कह रहे हैं कि वो भी प्रवक्ता हैं। ड्यूरिंग डिबेट ये मैसेज, ये कोई चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए, मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। फिर से हमारा संपर्क जो है वो टूट चुका है शोएब जमाई से। हाँ बोलिए, आप वापस आ गए, बोलिए। आवाज, जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही, बोलिए। एडवोकेट शाहिद अली साहब जो है मौलाना साहब के वकील हैं, और उनको भी जो है यहाँ से तबलीग जमात के बारे में जो है बात रखने की जिम्मेदारी दी गई है। मैं मुझको मेहमान जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, लेकिन तबलीग जमात के मौलाना अब्दुल्ला झांकी साहब, जो कि मौलाना साहब के जो सबसे करीबी हैं, उन्होंने मुझे फोन करके ये जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ। शाहिद अली साहब, मौलाना
गांधी साहब। ठीक है, मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी। शोएब जमाई का नेटवर्क ठीक कराया जाए या कहीं ऐसी जगह पर। शोएब जमाई कहीं ऐसी जगह बैठिए जहां आपको मैं सुन पाऊं, आपका नेटवर्क कम आ रहा है। ठीक है, मैं पूर्व एसीपी वेदभूषण साहब के पास जाऊंगा। वेदभूषण साहब, ये जो अभी अतीकुर रहमान ने कहा और शोएब जमाई ने भी कहा, किसने कहा था ये कि हाँ, शोएब जमाई ने कहा था ये कि पहले जानकारी दे दी गई थी। जो प्रोफेसर शाहिद हैं उनकी तरफ से पहले पुलिस को जानकारी दी गई थी। पुलिस ने तो अभी क्वारंटाइन में भेजा और 21 दिन बाद अब उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये तो किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता है। फिर जब जानकारी दे दी गई, क्वारंटाइन चल ही गए, तो फिर तो कोई क्राइम हुआ नहीं। अक्षय जी, एक कहावत है, जाका गुरु है आंधला, चेला निपट निरंद, अंधे अंधे ठेलिया दोनों कूप गिरंत। जो मौलाना साद हैं वो महागुरु हैं, ये महाचेले हैं। अपने यूनिवर्सिटी से धोखा बोल रहे हैं, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, जिससे उनकी रोटी परिवार, उनको सम्मान इज्जत इस देश में मिला है, वहां भी धोखा दे रहे हैं, इस देश के कानून को भी धोखा दे रहे हैं। जो फॉरेनर्स का वास्ता दे रहे हैं, वो फॉरेनर्स, पहली बात तो वो खुद झूठ बोल के आए हुए, उनके खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज हो चुका है। जो भागे हुए हैं, जिन्होंने फॉरेनर्स एक्ट के अंदर यहाँ टूरिस्ट वीजा पर आए हैं और रिलीजियस फंक्शन अटेंड कर रहे हैं। पहले तो जमाई को थोड़ा कान खोल के सुनवा दो एक बार। दूसरी बात है कि वो उनको ये बताना होता है कि किस एरिया में वो प्रेजेंट रहेंगे ड्यूरिंग देयर स्टे। इंडिया में जब तक रहेंगे किस किस शहर में जाएंगे, कहां पर जाएंगे, वो उन्होंने कंसीलमेंट फैक्ट हुआ है। ये जो जमाई बैठे हुए, ये कभी शाहीन बाग के प्रवक्ता बन जाते हैं, कभी ये इस्लाम के प्रवक्ता बन जाते हैं, अब ये जो है जमात के प्रवक्ता बन गए। इनका कोई स्टैंड नहीं, ऐसे लोगों का कोई धर्ममान नहीं है। आपको सही आदमी को बुलाना चाहिए जो सही जमात को रिप्रेजेंट कर सके। नंबर 2, जो मौलाना साद या इनके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले, उनकी डिग्री का तो मुझे नहीं पता। मौलाना साद 0 है पढ़ाई के मामले में। कोई किसी यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री हो, किसी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज या किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, उनके प्रवक्ता हैं। इनसे जुमाई से पूछ लीजिए कहां से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। ही इज ए बिग 0। वो कितना भी क्लेम कर लें कि मैं बहुत बड़ा आदमी मौलाना हूं, ही इज ए बिग 0, कुछ नहीं पता उनको सिर्फ। और अब भी इस देश को धोखा दे रहे हैं, कानून को धोखा दे रहे हैं। क्यों नहीं सामने यदि इतने बड़े मौलाना है और ज्ञान रखते हैं और इतने बड़े स्ट्रेचर के आदमी हैं, क्यों समाज के सामने नहीं आते? क्यों निजामुद्दीन थाने के अंदर जाके पेश नहीं होते हैं? वो इनको तो मरवा दिया, जो आपके चेले थे उनको तो मरवा रहे हैं कि तुम बाहर निकलो, मैं मस्ती से मौज करूंगा, मेरे जब मन होगा तब आऊंगा। तो इनसे पूछे कब आएंगे इनके गुरुजी? पूछिए अक्षय जी इनसे, जुमाई से कब आएंगे इनके गुरुजी? शोएब जमाई इस वक्त हमारे साथ नहीं है। डॉक्टर डीआर राय हैं, पूर्व सचिव हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर डीआर राय, और शोएब जमाई है नहीं, अभी आने दीजिए, उनसे हमारा संपर्क टूट चुका है। वेदभूषण साहब, तो ये आपका सवाल मैं उनसे जरूर पूछूंगा। डॉक्टर डीआर राय, उनकी डिग्री क्या है और वो कब तक पेश करेंगे अपने आप को? राइट, ठीक है। डॉक्टर डीआर राय, बड़ी तकलीफ इस बात की होती है कि एक तरफ तो कोरोना वॉरियर्स बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं, देश में डॉक्टर्स हैं, देश के पुलिस अधिकारी हैं जो तैनात हैं, 3 पुलिस अधिकारी शहीद हो चुके हैं पंजाब में, 1 मध्य प्रदेश में, 2 इस कोरोना वॉर के चलते अपना काम करते, अपने कर्तव्य निभाते हुए। कुछ डॉक्टर्स के भी शहीद होने की खबर हमारे पास है, क्योंकि वो भी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। लेकिन ये जो जमात है और जिस तरीके से छिपे हुए हैं, इन सब लोगों ने वॉरियर्स की मुसीबत बढ़ा दी है। राय साहब, सबको इस वक्त इस कोरोना काल में, महामारी के काल में सहयोग करना चाहिए, सामने आना चाहिए, अपने आप को मेडिकल स्टाफ के हवाले करना चाहिए। क्या चाहते हैं ये छुपकर क्या ले लेंगे, क्या कर लेंगे? राय साहब। अक्षय जी, मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूं। मैं एक डॉक्टर हूं और डॉक्टर होने के नाते health of the country is my first priority. Health of the nation is my first priority. Right. And we are committed for giving the services. मैं पिछले 22 दिन से आपके चैनल के ऊपर, 20 चैनल के ऊपर ये तबलीगी जमात की चर्चा को सुन रहा हूँ जी। आज तक मुझे बता दो कि 1% भी आपको कुछ मिला हो तो बता दी। उनके प्रवक्ता आते हैं यहाँ पर, बहुत अपने आप को डिफेंड करके जाते हैं और हम लोग यहाँ बैठ के आराम से सुनते रहते हैं। मैं पूछता हूँ कि आज सरकार के पास इतनी ताकत है कि वो अगर 24, 25, 26 तारीख को हमारे मौलाना जी अगर वो गायब हुए हैं, अब तक उनको क्यों नहीं ढूंढ पा रहे भाई? क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? कानून हर एक के लिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उसके अंदर कोई आप देखिए, अभी बांद्रा के ऊपर 1,500, 2,000 की भीड़ इकट्ठी कर दी गई। विनय दुबे को अरेस्ट करने में सिर्फ 4 घंटे लगे। राइट।
और इनको अभी 24 दिन हो गए, अभी कुछ भी नहीं हो रहा, और हम रोज चर्चा करते रहे। अब रहा सवाल डॉक्टरों का, जो इंसान जो इनकी जिंदगी और मौत के बीच में दीवार की तरह खड़ा हुआ है एक डॉक्टर जी, उसके साथ इनकी कोई रहम नहीं है, उसके साथ कोई सिंपैथी नहीं है, उसको बर्बाद करने पे लगे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं, उसको थूक रहे हैं उसके ऊपर। मैं पूछता हूं कौन से समाज में कौन सी इंसानियत है इनके पास, या किस मजहब को मानते हैं? मैं अल्लाह ताला को इस प्रकार का मजहब कभी नहीं सिखाता, इस्लाम के बारे में हमने भी पढ़ा है, ये कौन सा इस्लाम पढ़ के आए हुए हैं? रहा सवाल दूसरा, आज डॉक्टरों के साथ अगर जैसे मालेगांव के अंदर पहला इंसिडेंस हुआ, ये मुरादाबाद के अंदर डॉक्टर को मारा, वो मरते मरते बचा, उसकी क्या हालत हो गई है, उसके बाद इंदौर के अंदर मारा। क्या हम डॉक्टरों की आपकी सेवा के लिए आके आपके जूते खाने के लिए आते हैं, या आपके पत्थर खाने के लिए आते हैं, या आपकी गालियां खाने के लिए आते हैं, या आपका थूक या आपके पेशाब की बोतलें हमारे सर पे ले लेने के लिए आते हैं? और आज दूसरी बात देखिए, हमारे डॉक्टर समाज ने अभी तक कहीं पर भी नहीं कहा है, हमने प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा सहयोग करके कहा है, हमें सर आप जहां कहोगे हम जाएंगे। डॉक्टर की कोई ड्यूटी नहीं है कि घरों में जाके मरीज को देखे, गरीब में जाके उनका इंस्पेक्शन करे या उनका स्क्रीनिंग करे। लेकिन हम डॉक्टर समाज हम वो भी कर रहे हैं, हम करेंगे क्योंकि हमको इस देश को बचाना है, करेंगे क्योंकि हम इस देश को बचाने वालों की एक कैटेगरी में आते हैं। दिस प्रोफेशन वी हैव टेकन एज ए चॉइस, नॉट एज ए कंपल्शन, वी वांट टू सर्व इट। लेकिन हम भी एक सिक्योरिटी मांगते हैं जी, डॉक्टर को भी एक सिक्योरिटी की जरूरत है। आप बताइए कि अगर मेरे को हर वक्त पत्थर मिलते रहेंगे, उधर से मिलता रहेगा, मैं अपने परिवार को छोड़ के तो आपकी सेवा में लगा रहूंगा, उसके बाद मेरी सिक्योरिटी कुछ नहीं है, तब क्या होगा? आज पिछले 15 साल से मैं इस प्लेटफॉर्म को नहीं यूज करना चाहता था, पिछले 15 साल से हम लोग सरकार से एक सेंट्रल एक्ट की डिमांड कर रहे हैं। वो सेंट्रल एक्ट होना चाहिए असॉल्ट ऑन डॉक्टर्स के खिलाफ, जो भी असॉल्ट ऑन डॉक्टर करे या एस्टेब्लिशमेंट करे उसको उसी वक्त अंदर डाल दीजिए, 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना कीजिए, ताकि दूसरों के लेसन मिल जाए। मैं आपको एक और खबर दे दूं, चीन के अंदर, चाइना के अंदर दिसंबर के महीने के अंदर कानून लाया चाइना, जो कि खुद एक कम्युनिस्ट कंट्री है, जहां पे किसी कानून की जरूरत नहीं होती है, किसी ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं होती है। उन लोगों ने भी दिसंबर के महीने में एक लॉ लाए असॉल्ट अगेंस्ट असॉल्ट ऑन द डॉक्टर जी। हमारे देश के अंदर क्यों? आप देखिए और बदतर चीज देखिए, तमिलनाडु के अंदर वेलोर के अंदर डॉक्टर साइमन कोरोना से लड़ते लड़ते खुद कोरोना हो गया और उनकी डेथ हो गई। डेथ के बाद उसकी बॉडी को उठा के उसके ड्राइवर को मारा, उसकी बॉडी को सड़क के ऊपर रख दिया गया, उसके बाद दफनाने के लिए उसको मना कर रहे हैं। क्या हमारे लिए ये बचा है? क्या है समाज के अंदर कुछ सोचने का मादा? हर कानून, आज 20 स्टेट के अंदर ये कानून बना हुआ है, लेकिन कोई इसको पर इम्प्लीमेंट नहीं करता है। उसके बावजूद हम कभी सर मुझे राय साहब, मुझे कहते हुए तकलीफ हो रही है, आप जिस कानून की बात कर रहे हैं, अभी अगर हमने कोरोना काल में ये मेंटेन किया हुआ है कि अगर कोई बीमार है आप बाहर निकलकर कम से कम मेडिकल टीम के हवाले अपने आप को कर दीजिए। जब ये आपातकाल में पूरे वैश्विक इमरजेंसी के हालात हैं, पूरे विश्व में आंकड़ा कोरोना पीड़ितों का करीब 24 लाख हो चुका है, ठीक है, 1.5 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। उस आपातकाल में जब लोग यहां समझने तैयार नहीं है, उसके बाद भी तू मैं देश झेल रहा है। यहाँ अभी भी ऐसे लोग यहाँ पर हैं जो बीमार हैं, खुद को बीमार रखे हुए हैं, फिर भी छिप कर रहना चाहते हैं, किसका भला करना चाहते हैं, ये समझ से बाहर है, ये समझ से बाहर है। अतीकुर रहमान, मैं आ रहा हूं, इलियास शराफुद्दीन को जवाब देना। इलियास यहीं से जवाब दीजिएगा, अगर आप जवाब दे रहे हैं ये किसको बीमार करना चाहते हैं, आप यहीं से जवाब दीजिए। गुजरात में डॉक्टर का हाथ तोड़ दिए, नर्स पे हमला करे, 25 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट गुजरात सिविल हॉस्पिटल के अहमदाबाद से बाहर ठहरे, डॉक्टर उनको नहीं देख रहे क्योंकि अटैक कर दिए डॉक्टर। नहीं तो ये मुझे ये बता दीजिए, संख्या डॉक्टर पे हमला कर रहे, मेरी बड़ी बहन डॉक्टर है, फैमिली को छोड़ के एमबीबीएस डॉक्टर, प्रूफ अवेलेबल कराइए, प्रूफ है आपके पास, प्रूफ है आपके पास है, प्रूफ है क्या? इलियास शराफुद्दीन, ऐसे चीखने से नहीं होगा, सही साबित नहीं हो जाएंगे, सबूत दीजिए, सबूत। ऐसे नहीं होता, चिल्लाने से आप अपनी बात को सही साबित नहीं कर देंगे, क्या होगा उससे? फैक्ट क्या है? इलियास शराफुद्दीन, आपको सुनाई दे रहा है? फैक्ट क्या है? फैक्ट नहीं सुनेंगे आप? अरे भाई आप सुना भी तो कीजिए। फैक्ट है कि आपके पास कोई? नहीं सुनेंगे, इलियास शराफुद्दीन सुनेंगे नहीं। अतीकुर रहमान, सवाल यही है, यहीं से शुरू करते हैं कि भाई जो लोग बीमार हैं
वो अपने आप को क्यों हवाले नहीं करना चाहते और उनको मैसेज क्यों नहीं दिया जा सकता है? राय साहब, आऊंगा आपके पास में। इकट्ठा कौन करेगा इनको? और ये क्या गाइडेड है या अपने आप जाकर छुपे हुए हैं? ये कौन इनका रहनुमा है, कौन इनके संपर्क में है, कौन इनको बरगला रहा है, ये कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? अतीकुर रहमान। अक्षय भाई, मेरी बैड लक के डॉक्टर साहब ने जो कुछ भी बातें कही, बहुत सी चीजें मुझे नहीं सुनाई दी, बहुत आवाज धीमी थी वो जी। मगर मैं समझ रहा था कि डॉक्टर साहब बड़े अच्छे पॉइंट्स वहां पर बता रहे थे। एक ही पॉइंट मुझे समझ में आया जो बांद्रा का उन्होंने हवाला दिया कि वहां पर जब गिरफ्तारी 4 घंटे में हो गई तो मौलाना साद साहब के गिरफ्तारी में हमारी सरकार असमर्थ इतना टाइम क्यों ले रही? राइट। इसके अलावा ये भी एक रॉन्ग मैसेज दे रहा है अक्षय। हाँ, अब सवाल ये है कि ये छुपने छुपाने का खेल क्यों खेला जा रहा है? इसकी 2-4 वजह मैंने स्टडी किया है पिछले 8 दिनों में अक्षय भाई। कि सबसे पहले तो जो ये फेक न्यूज और सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह की बातें, इसके अंदर कुछ ऐसी बातें भी आई बड़ी घृणा वाली बातें कि डॉक्टर्स खुद आके आपको कोरोना के इंजेक्शन लगा देंगे। ये सोशल मीडिया के ऊपर आज भी चल रहा है, मैं समझ रहा हूँ, और हम लोग असमर्थ हैं इसको किसी तरह से रोकने में। ये एक बहुत बड़ा पहलू था। दूसरा, जो जमात को लेकर बार बार ये कहा गया कि इनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाएगा, इनको छोड़ेंगे नहीं, और इनके खिलाफ बहुत भयानक तरीके से लोग पेश आने की जो बातें की गई, सिर्फ एक बीजेपी के प्रवक्ता ने मेरे चैनल पे मेरे साथ में आकर इस चीज को कबूल किया कि आप इस चीज को अपने लोगों को बताएं कि अगर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी जाएगी, अरेस्ट किया भी जाएगा, तो बेल का प्रोविजन है। तो पॉजिटिव चीजें ना आकर नेगेटिव चीजें जब सामने आई तो इन लोगों ने अपने आप को छुपाने की कोशिश की। तीसरी बात अक्षय भाई, एक और बहुत बड़ा पहलू इसके अंदर है कि मेजोरिटी जमात के लोग, जो 3000 लोग वहां पर जमा थे, मेजोरिटी लोग सामने आ चुके हैं, उनको पुलिस ने क्वारंटाइन कर लिया गया है। मेजॉरिटी नहीं सामने आती। अतीकुर रहमान, अभी कहां? अभी तो डेटा ही नहीं है कोई सामने लाए। अभी तो डेटा नहीं है कोई। आपको पता है कानपुर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है अगर जो जमातियों की इत्तला देगा, जानकारी देगा उसके लिए। अभी तो कोई डेटा ही नहीं है। तुम्हारे लोग वहां पर, क्योंकि वहां पे कलेक्टर बोल दिया मोदी ने लॉकडाउन नहीं किया, इसीलिए लोग आगे बोलकर। आप बस बैठकर अपना डेटा देते रहिए। अरे भाई, इंदौर आदत यासिर जिलानी जी, अतीकुर रहमान साहब का जवाब दूंगा मैं, अगर वो मेरी बात को सुन रहे हैं। ये बताइए कि सवाल क्यों उठाना पड़ा प्रवक्ताओं को आके? अगर आपने पहले दिन ही आके या आपने अपने दूसरे ऑडियो में भारत के लोगों से अपनी की हुई गलती पे मौलाना साद ने माफी मांग ली होती। भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत विराट हृदय वाले लोग यहाँ रहते हैं। आपने आके कहा होता कि हमसे गलती हुई और आप यासिर, ये गाइड कौन कर रहा है? यासिर जिलानी, मेरा सवाल ये है कि ये लोग जो मस्जिदों में हैं, इनको किसने कहा कि आप छुपो? जबकि दुनिया को पता, इतने जाहिल तो, इतने अनपढ़ तो नहीं है ना कि इनको ये नहीं पता कि अगर बीमार है तो डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर लेने आता है तो पत्थर बरसा देते हैं। जब कौन गाइड कर रहा है इनको? आप इनकी मानसिकता को समझने की कोशिश करिए अक्षय जी। जब पहले ही ऑडियो में ये कह दे कोई मुखिया किसी जमात का कि बेहतर जो मौत की जगह है वो मस्जिद है और डॉक्टरों के पास जा रहे हो, ये तो एक बहुत बड़ी साजिश है। तो जो उसके फॉलोअर्स हैं, क्योंकि इनके जो 99.5% और उसके बाद दूसरा वीडियो निकालकर वही छुपे हुए धुरंधर मेरी बात पे अतीकुर रहमान मुझे समर्थन करेंगे अगर सच की बात अक्षय जी है कि 90% जो इनके जमात में जाने वाले जो लोग हैं, जो वहां इन्वॉल्व हैं, वो जाहिल हैं। उन्हें जैसे कह दिया जाता है वो उसी बात को मान लेते हैं। नहीं तो क्या जरूरत थी उन्हें अपनी हरकत करने की? जिस तरह के इंसिडेंट आए थे, नर्सों के साथ छेड़छाड़, लोगों पे थूकना, लोगों के साथ, डॉक्टरों के साथ मारपीट करना। मुरादाबाद में हमने देखा है डॉक्टरों को और पुलिस वालों को पत्थरों से उनके घरों की औरतें मार रही। ये तरबियत जब आप मैसेज दे देंगे कि आपको साजिश के तहत पकड़ा जा रहा है,
ये नहीं आएगा कोई साथ में कहने अतीकुर रहमान साहब जैसे लोग कि हाँ आप गलती पे हैं, आप सामने आ जाइए, आपके ऊपर केस और एफआईआर बनेगा। आपको इनकी बात मानता हूं कि वो बेलेबल हो सकती है, लेकिन सामने आएंगे तब तो। अगर आप फरार हो जाएंगे, हमारे बीच में एक पुलिस अफसर हैं, वो ज्यादा अच्छे तरीके से इस बात को समझा देंगे कि जब आप हाइड होने लगेंगे तो आपकी धाराएं और सख्त होती जाएंगी और आप मुजरिम साबित होने में आपको कोई बचा नहीं सकता, कोई कोर्ट में कोई दलील काम नहीं आएगी। तो आपने वो छिप के उस जुर्म को और बड़ा कर दिया। ये समझने की कोशिश आपने कभी नहीं करी। इन लोगों से जो ये एक वर्ग आता है, मौलाना साद साहब के हिमायती में जो मौलाना साद साहब कह के बड़ी बड़ी कसीदे पढ़ता है उनके लिए, लेकिन उन गरीब मुसलमानों के लिए जहां फाका कशी हो रही है, जहां खाने का इंतजाम नहीं है, जहां जहां रोटी और दाल नहीं मिल रही है, उसके लिए जो ये बड़े बड़े अदारे जिसके बड़े बड़े रिलीजियस लीडर महंत बन के बैठे हुए हैं और उसके उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही है कि वो वहां से निकाल के ये जो फाका कशी कर रही है कौम, उसकी मदद कर सके, क्योंकि उन्हें लड़ाई लड़नी है मौजूदा सरकार से। उन्हें लड़ाई लड़नी है, इसलिए लड़ाई लड़नी है कि उन्हें लगता है कि जो सरकार 6 साल से है और राज्य में जो सरकार है बीजेपी की, वो इनके खिलाफ है। ये जब तक अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे, सबसे बड़ी बात यासिर जलानी, समाज में बराबरी नहीं कर पाएंगे। यासिर जलानी, सबसे बड़ी बात यह है, बहुत दुख इस बात का होता है कि देश में बहुत बड़ी आवाम है जो अंदर घरों में बैठी हुई है। बहुत कम लोग हैं, मुझे लगता है 10% लोग भी नहीं होंगे जो सड़कों पर काम कर रहे हैं। पुलिस समझा रही कि आप बाहर आइए, डॉक्टर समझा रहे हैं कि आप बाहर आइए, कोई मत छुपिए, लेकिन इन्हें कौन गाइड कर रहा है, कहां से गाइडेड होते हैं? वेदभूषण साहब, कहां से गाइड होते हैं? कौन ये कहता है कि आप छुपे रहिए और आप वहां छुपकर क्या चाहते हैं, छुपकर क्या कर लेंगे? देखिए, पहले तो हाँ अक्षय जी, मैं डॉक्टर साहब की पहले एक बात का जवाब देता हूँ। एक वो डॉक्टर्स की जो सेफ्टी के लिए कानून बना हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ मेडिकल राइट एक्ट, उसमें डॉक्टर्स और जितने पैरामेडिक्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए कानून बना हुआ है। यदि उनकी ड्यूटी में कोई रुकावट पैदा करता है या उनके ऊपर हाथ छोड़ता है, कानूनी खिलाफ उसके एक्शन हो सकता है। बैंक कर्मियों के ऊपर डॉक्टरों तो हाँ, इसी पार्लियामेंट सेशन के अंदर उसको नॉन बेलेबल बनाने के लिए एक एक्ट लाना था, पर चूंकि ये कोरोना आ गया इसलिए नॉन बेलेबल नहीं हुआ। नंबर 2 बात ये जो अभी चल रही थी आपके बीच में बात चल रहा था, इस हिंदुस्तान में मैं आपको अच्छा नंबर 2, इसी हिंदुस्तान में आशाराम, बाबा रामपाल, बाबा राम रहीम, बाबा निर्मल, बाबा स्वामी ओमजी, स्वामी असीमानंद, स्वामी इच्छाधारी, भीमानंद, कितने ही सैकड़ों बाबा अरेस्ट हुए हैं। हमने कभी उनको प्रोटेक्ट नहीं किया। हमने कहा गलत है, उनको बेल ना दी जाए, उनको जेल में रखा दी जाए। तो इसलिए इस समाज को खड़े होना चाहिए था। बहुत से अच्छे लोग भी हैं, अभी आपके चैनल पर बिल्कुल पुरजोर कह रहे थे कि इस मौलाना को सामने आना चाहिए और जो भी कानूनी प्रक्रिया उसका सामना करना चाहिए। जितना ये दूर भागेंगे उतना ही इनके लिए परेशानी आएंगी। अभी तो इनके खिलाफ जांच चल रही है, छूट चल रही है, अभी इनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट की जाएंगी, ये भगोड़े करार किए जाएंगे, उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बोलते हैं। कोई भी आदमी उनको अरेस्ट कर सकता। तब ये भागकर कहां जाएंगे? क्या हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाएंगे? इसलिए वक्त की जरूरत अभी भी यही है कि वो खुद सामने निकल कर आए, अपने आप को कोर्ट में पेश करें, पुलिस के सामने पेश करें और अपनी बात रखें। कोई उनको गोली नहीं मार रहा, कोई कानून का एक तरीका है, उनके वकील हैं, लाकर उनको थाने पेश करें, कोर्ट में पेश कर दें। पर वो जितना भागेंगे उतना ही जमातियों के ऊपर सवाल लगेंगे, उनके खुद के ऊपर सवाल लगेंगे। तो आप जो भी इनके आप जो समर्थक हैं उनको आप समझाएं, बताएं कि जितना भागेंगे उतना ही परेशानी में आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा अभी आपके चैनल पर जो बैठे हुए थे बीजेपी के प्रवक्ता, बिल्कुल उनकी बात से मैं एग्री करता हूं, सहमत हूं। ठीक है, अभी इलियास शराफुद्दीन कुछ कहना चाह रहे हैं, वो अपना अलग डेटा लेकर चलते हैं। और एसीपी वेदभूषण, आपने जो कहा है, आपने जो संतों के नाम गिनाए हैं, जी इलियास शराफुद्दीन। चिन्मयानंद को बचाने वाले योगी, लॉकडाउन तोड़ने वाले योगी, लिंचिंग में मरवाने वालों को हार पिलाने वाले बीजेपी आरएसएस से संगी, पहले मासूमों को लिंचिंग में मारते थे, अब आश्रमों में बच्चों को रख के। देखिए अच्छे जी, अगर आप इन्हें रोकिएगा नहीं तो मैं इनकी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठूंगा। ये बदतमीज आदमी है, ये बदतमीज आदमी, इनके पास तर्क नहीं होता है, तो ये आरएसएस और बीजेपी को टारगेट करते हैं। इनके पास इनसे कहिए कि तर्क की बातें नहीं, तर्क देते नहीं है ना, यही तो दिक्कत है। मैं हर बार स्क्रीन इस आशा में देता हूं कि फैक्ट की बात करेंगे, ये फिक्शन पर बात करते हैं, ये फिक्शन पर बात करते हैं। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरीके से ये बात कर रहा है, अगर मैं अपनी जबान को खराब कर लूं, लेकिन मेरी तरबियत ऐसी नहीं है
कि मैं इनके साथ बदतमीजी करूं, ना ये कोई बहुत बड़े आदमी बैठे हुए जो इनके साथ इस तरह, लेकिन एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है अक्षय जी। ये चैनल के लिए भी ठीक नहीं है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के सबसे बड़े रियासत के मुख्यमंत्री उनके लिए जिस तरह के ये अल्फाज का इस्तेमाल करें। मैं तो ये चाहता हूं भाई, आप अगर कोई बात रखें तो फैक्ट होना जरूरी है। फैक्ट जब इस तरह की बात दोबारा ना करें, फैक्ट ये देते नहीं है। फैक्ट जब भी इनसे पूछिए कि आप किस आधार पर क्या सबूत है, तो सबूत इनके पास होते नहीं है, फैक्ट नहीं देते हैं। डॉक्टर साहब, हाँ जी। नहीं, यहाँ अतीकुर रहमान भी बैठे हुए हैं, वो भी हमारे धुर विरोधी विचारधारा के, वो क्यों नहीं बदतमीजी कर रहे हैं? हाईकोर्ट से बेल हुई है उनकी। ठीक है राय साहब, अच्छा जी बताइए, चिन्मयानंद जेल लेकर आए, इनको बताइए पहले, इनको पता नहीं है बिना नहीं वो तो कुछ और ही आरोप लगा रहे हैं ना। वो तो कह रहा है बचाने वालों के 10 नाम गिना दिए उन्होंने। जी डी आर राय साहब। नहीं अक्षय जी, तो चले गए अक्षय जी धुर विरोधी विचारधारा के अतीकुर रहमान बैठे हुए हमारे साथ। हाँ। लेकिन वो भी तो अपने अल्फाजों का चयन सही से करते हैं, कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे। डिबेट फैक्ट पे होनी चाहिए। डिबेट में फैक्ट होना बहुत जरूरी है। आप फिक्शन पे बात नहीं कर सकते। आप डेटा कहां से लेकर आ रहे हैं, तर्क आपके पास, तर्क आपकी इस बात का तर्क क्या है, इस बात का आपके पास कोई जवाब नहीं है। डॉक्टर साहब बोलिए। हाँ, मैं वेदभूषण जी की बात से सहमत हूँ कि एक कानून है जिसके अंदर कहा गया, लेकिन वो कितना डुलमुल कानून है। आज बताइए, आज इस वक्त देश के अंदर 20 राज्यों ने उसको पास कर दिया और पिछले 15 साल से हम सरकार से लड़ रहे हैं। सबसे पहला ये कानून पास हुआ था हैदराबाद के अंदर। वो भी उस वक्त चीफ मिनिस्टर जो थे तो वो एक डॉक्टर थे, उन्होंने हमारी प्रॉब्लम को समझा। उसके बाद हम सरकार से सिर्फ एक चीज कह रहे साहब, आप सेंट्रल एक्ट लाइए, स्ट्रिंजेंट एक्ट लाइए, नॉन अवेलेबल हो। अब जाता है कोई कानून, जाके आपने शिकायत की, 1000 रुपए का जमानत दिया, 1000 रुपए का जुर्माना दिया, वो कोई भी दे देगा आपको। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं कि एक आदमी जो आपकी मौत और जिंदगी के बीच में खड़ा है, जब उसको पर आप असॉल्ट करते हैं, वो आपसे सिर्फ एक प्रोटेक्शन मांग रहा है। हम सिर्फ प्रोटेक्शन मांग रहे हैं और वो कहते हैं सेंट्रल एक्ट बनाइए, स्ट्रिंजेंट एक्ट बनाइए और उसको इंप्लीमेंट भी कीजिए ताकि आने वाले लोगों को एक लेसन मिल जाए। दूसरी चीज मेरी समाज से, खास तौर से समाज से हाथ जोड़ के निमती है कि जब भी किसी डॉक्टर के ऊपर कोई एक मॉब के 4-5 लोग अटैक करने आते हैं तो 50 जो वहां पे खड़े होते हैं डॉक्टर की लाइन में दिखाने के लिए, जिस दिन वो उनको पकड़ लेंगे समस्या खत्म हो जाएगी। अरे इन 4 आदमी की वजह से आपको वापस घर जाना पड़ता है, वहां पर हड़ताल हो जाती है, डॉक्टर देखता नहीं है। तो कानून अपना काम करेगा, समाज अपना काम करे। मुझे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, हम उसके बावजूद भी हर काम करने को तैयार है। अब ये कह रहे थे कि नॉन अवेलेबल के लिए पार्लियामेंट सेशन के अंदर ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया, दैट वाज इन द विंटर सेशन, और उस वक्त हमारी 3 मिनिस्ट्रियल कमेटी में उसको पास करने के बाद, साइन करने के बाद जॉइंट सेक्रेटरीज ने हमने उसको पेश किया और पेश करने के बाद आखिरी के दिन आदरणीय हमारे अमित शाह जी ने पता नहीं क्या चीज को टेक्निकल थी उसको स्टे कर दिया। हम ये सोच रहे थे चलो कोई बात नहीं, स्टे कर दिया, अगली बार आ जाएगा, लेकिन अगली बार हमारे बजट सेशन के अंदर उसका कोई जिक्र भी नहीं था। हम इस वक्त कोई शिकायत नहीं करें, लेकिन हाँ ये जरूर कहेंगे कि आज देखिए, आज डॉक्टर को मर जाए तो उसको दफनाने की जगह नहीं दे रहे हो। अगर कोई डॉक्टर अपनी बस्ती में जाता है तो उसको तो घुसने नहीं दे रहे हो। जिस आदमी ने 24 घंटे तुम्हारी सेवा की है, आज उसको तुम घर के लिए अछूत मानते हो, और जिस वक्त तुम्हारे ऊपर आ जाती है संकट तो वो डॉक्टर तुम्हारे पास आता है। जब तक सरकार एक उसको प्रोटेक्शन, डिग्निटी नहीं देगी तो किसी दिन ऐसा ना हो कि डॉक्टर का दिल भी टूट जाए, रहमान, वो भी को सोचे। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। अतीकुर रहमान, मुझे ये बता दीजिए कि ये गाइडलाइंस कहां से आती हैं मस्जिद में छुपने वालों को? कि अक्षय, एक जैसा मैंने कहा, कोई गाइडलाइन मेरे सामने तो नहीं आई है। ऐसी कोई गाइडलाइन कहीं से भी इशू की गई होगी कि आप छुपिए, क्योंकि इसका भी कोई तर्क अभी तक सामने नहीं आया है। दूसरी बात अक्षय, तो फिर छुपे क्यों हैं? जानकारी में हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि अभी तक हमारे पास फिगर्स भी तो नहीं है। देखिए, मुझे अभी तक के सामने आया नहीं, फिगर तो सर ऐसे सामने आते हैं ना। अभी जैसे मैंने आपको बताया 16 मामले तो अकेले प्रयागराज के सामने आ गए, जिसमें प्रोफेसर शाहिद नहीं छुपाया, तो इसका शरण दी उनको। एक टोटल फिगर अभी भी सामने नहीं आया। नहीं, टोटल फिगर तो जैसे जैसे मामले सामने आते रहेंगे, या तो ये किया जाए कि बहुत सब जगह छापे मारे जाएं, फिर बरामदगी होगी ऐसे लोगों की। तो अक्षय, फिर हम घूम फिर कर देखिए उसी पॉइंट पर आ रहे हैं कि आखिर ये छुप क्यों रहे हैं, इनको किस तरह से डरा के इनको सामने लाया जाए या कोई आश्वासन देकर सामने लाया जाए। अगर डराया हमने शुरू में, जैसा कि मैंने आप पे इल्जाम लगाया था कि कुछ चैनल ने इनको डराया इसीलिए छुपे हुए हैं, तो क्या आश्वासन देकर इनको सामने लाया जा सकता है? तब तक
के हम ये स्टोरी चलाएंगे और कब तक के ऐसे लोगों को हम ढील देते रहेंगे जो इन चीजों का गलत इस्तेमाल करके अपना एक एजेंडा चलाएं, चाहे वो हमारी तरफ वाले लोग रहे या तो आप मानते हैं कि कुछ तो एजेंडा चल रहा होगा ना? आप मानते हैं ना? आप मानते हैं कि कुछ एजेंडा चल रहा है? का वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हैं? नहीं, आज डॉक्टर राय एक चीज को उजागर करना चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री एक्ट क्यों पेंडिंग है। अगर वो सर ये वक्त इस चीज का है नहीं भाई, तो बहुत सर। अभी तो ना का संसद मौका लग रही, ही ना देते हैं। पार्लियामेंट्री एक्ट पर काम होगा। अब ये वक्त इस चीज का नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आप ये बात मानते हैं कि एजेंडा कुछ तो चल रहा है अक्षय जी एक चीज देश में? बिल्कुल अक्षय जी, अतीकुर रहमान, एजेंडा चल रहा है ना? सुनाई नहीं दे रहा आपको? जी यासिर। अक्षय जी मैं अतीकुर रहमान साहब से ये बात कहना चाहता हूं कि आप दलीलें दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप बैठे हुए हैं, सवाल के जवाब में आप जवाब आएंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है और तमाम वो जो इस्लामिक स्कॉलर हमारे बीच में तमाम चैनल्स पे आके बात करते हैं कि आने वाले 4 दिन के बाद पाक महीना रमजान का आ रहा है, इसमें आप लोग सख्ती से हिदायत दें और प्यार से भी लोगों को समझाएं कि वो अपने घरों में बैठ के इबादत करें, अपने रोज़े का एहतमाम घरों में करें और तरावी का एहतमाम घरों में करें। आप बाहर ना निकलें। तरावी एक डिफरेंट तरह की नमाज, एक एक्स्ट्रा नमाज रमज़ान के महीने में सिर्फ होती है, वो उसके लिए आप ऐलान करना अभी से शुरू कर दें। तमाम लोग कर रहे हैं। भारत के अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने पिछले हफ्ते से ये कहना शुरू कर दिया, आज भी उनके बयान आए हैं। तो इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र हम सिर्फ इसी में नहीं उलझे रहें, क्योंकि इस कोविड-19 की महामारी से अगर हमें जीतना है तो हमें बेहद सतर्क रहना पड़ेगा। और इस खास महीने में क्योंकि भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, जो अंदेशा है, जो शक है, तो आप जैसे इस्लामी स्कॉलर, रिलीजियस लीडर, हमारे कौम के बुद्धिजीवी वर्ग और मेन जो लीडर्स हैं, उन्हें सामने आना होगा। और मैं आपके माध्यम से, नौतेज टीवी के माध्यम से भी भारत के मुसलमानों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि आने वाले महीने में आप सतर्क रहिए, क्योंकि ये जो महीना है, जो गाइडलाइंस आ रही है सरकार की तरफ से भी आ रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री से भी आ रही है, ये थोड़ा सख्त रहेगा। हम मई के महीने में जा रहे हैं, लॉकडाउन भी हमारा जो सेकेंड लॉकडाउन है 3 मई को खत्म होने जा रहा है। तो हमें, अगर हम सतर्क रहेंगे तो हम जीतेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। और सरकार या पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन जो आपको बार बार हिदायत दे रही है, या पत्रकार बंधु जो बार बार आपसे कह रहे हैं कि कुछ चैनल्स और कुछ पत्रकार हमें टारगेट कर रहे हैं, वो आपके सोचने की मानसिकता है, वो आपको अवेयर कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को निकालिए जो जिद में बैठे हुए हैं, जो आगे भी जिद कर सकते हैं। आपका ये कर्तव्य और फर्ज बनता है, भारत के 1.25 अरब जनमानस के साथ लापरवाही है, ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल है। ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल। लापरवाही और षड्यंत्र, अगर ये नहीं मानेंगे तो लापरवाही होगा और उसके बाद षड्यंत्र आ जाएगा सामने, क्योंकि बिना षड्यंत्र के कोई भी इस वक्त जो सभ्य समाज का आदमी है, वो अगर किसी बात का पालन नहीं करता, सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं मानता है, वो घर पे नहीं रहना चाहता है, तो वो कहीं षड्यंत्र और खड्यंत्रकारी है। वो देश से प्यार नहीं, नफरत करता है। वो देश को नीचे लेके जाना चाहता है दुनिया के सामने, इसलिए वो इस तरह की हरकत कर रहा है। साहब, ये कोई शक नहीं है। वेदभूषण साहब, बहुत तकलीफ इस बात की है कि पुलिस को इनाम घोषित करना पड़ता है कि जो ऐसे लोगों के बारे में जानकारी देगा उसको हम इनाम देंगे। जमातियों को ढूंढने के लिए बिल्कुल, अभी तो उन्हीं के ऊपर इनाम हुआ है। अभी तो मौलाना साद के ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखा जाना है। जिस हिसाब से वो अपने आप को छिपा रहे हैं, उनकी तमाम प्रॉपर्टी, फार्म हाउस, गाड़ियां और जो मरकज है उसको सील किया जाएगा, उसको अटैच किया जाएगा। नंबर 2, सबसे जो सीरियस बात निकल कर आ रही है, जो रोहिंग्या मुस्लिम्स आए हुए थे हिंदुस्तान के अंदर, वो छिपा रहे हैं अपने आप को। ये बहुत बड़ा एक चीज निकल के आएगी, आप आने वाले टाइम में देखिएगा। 40,000 रोहिंग्या मुस्लिम वो थे जो जम्मू, दिल्ली, वेस्ट बंगाल और आसाम में, जिनको सरकार ने लाकर प्रॉपर तरीके से बसाया था। उसके अलावा लाखों रोहिंग्या मुस्लिम छिप गए हैं और उनमें जमाती भी हैं। और वो एक तो के नाम से शायद ये लोगों को बचाया जा सके, पर कुदरत ने इनको घेर लिया, दूसरे तरीके से घेर लिया। ये कोरोना से प्रताड़ित हैं और इनको आना पड़ेगा, अस्पताल जाना पड़ेगा, नहीं तो खुदा के पास तो जाना ही पड़ेगा। वो तो रास्ता इनका खुला हुआ है, दोनों तरफ से, 2 तरफ से मार है इनके ऊपर। देखते हैं कब तक बचाते हैं अपने आप। ठीक है, फाइनल कमेंट ले रहा हूं मैं आप लोगों से। जी अतीकुर रहमान, सवाल यह है कि लोगों को समझाया जाए कि आप
बाहर आइए और कोरोना वॉरियर्स को, परेशानी को आप मत बढ़ाइए, क्योंकि ये देश आपका है और जो इन्फेक्शन है वो मजहब देखकर नहीं होता है। और ये लोगों को समझना चाहिए, वो एजेंडा चला रहे हैं, वो कोई साजिश है, वो कहाँ से गाइड हो रहे हैं, कौन कौन उनका रहनुमा है, उन्हें ये चीज़ समझना चाहिए कि मुल्क उनका है। लेकिन सवाल ये भी है कि जो बाहर से आया हुआ विदेशी है, उसे क्या प्यार है इस मुल्क से, लेकिन वो क्यों स्लीपिंग सेल इस देश में रहकर बना हुआ है। अतीकुर रहमान। अक्षय, बड़े दुख की बात है कि बहुत सारी पॉलिटिक्स की चीजें भी इसके अंदर जोड़ी जा रही हैं। देखिए, इस तरह की बातें हमारे नेशनल टेलीविजन पे कम से कम नहीं होनी चाहिए। आज हमारा बड़ा दुश्मन जो कोविड-19 है, उससे लड़ने के लिए हमको एक होना पड़ेगा, हमको कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा और आपको इस बात को अप्रिशिएट करना पड़ेगा अक्षय के मेजॉरिटी मुसलमान ने सरकार का साथ देने का वादा किया है, लॉकडाउन का पूरी तरह से समर्थन किया है। हर एक सिटी में, हर एक सूबे के अंदर लॉकडाउन पूरी तरह से, हर मस्जिद से हमारे शाम में अजान होती है, उसके बाद में एक सोशल मैसेज दिया जाता है। लोकल पुलिस स्टेशन के साथ में मुसलमान खड़ा है और जो लोकल पुलिस स्टेशन आदेश दे रहा है उसको अजान के माइक के थ्रू हम पहुंचा रहे हैं। तो आपको इस चीज को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। मेहरबानी करके शाहीन बाग जैसी चीजें, सीए और एनपीआर को इसमें नहीं लाया जाए तो बेहतर होगा। कोविड-19 हमारा बड़ा दुश्मन है, हम सरकार के साथ हैं इससे लड़ने की। जी ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास में। डॉक्टर साहब मेरे साथ है, डॉक्टर साहब DR राय। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। DR राय साहब इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ बने हुए हैं। इलियास शराफुद्दीन, इलियास आपका फाइनल कमेंट। लेकिन अब डेटास की बात नहीं हम करेंगे, एक मैसेज दीजिए ऐसे लोगों को जो छुपे हुए हैं, कम से कम वो सामने आए। आप भी इंडिया में रह रहे हैं, मैं भी इंडिया में रह रहा हूँ, हमारे और जान पहचान के लोग, तमाम दोस्त यार भाई सब इंडिया में रह रहे हैं। और ये जो इन्फेक्शन है ये मजहब देखकर नहीं होता है, ये तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको होता है। डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के बिल पर स्टे लगा के अमित शाह और मोदी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। मैंने आपसे जो बोला पूछा, आप बोलेंगे। करके डॉक्टरों में यूनियन मिनिस्टर देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, डॉक्टर्स को मार खिला रहे हैं संघियों से, और जो छुपे हुए हैं वो ठीक है, छोड़ दीजिए, ठीक है। नहीं, जो छुपे हुए हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर मैं आपका रिएक्शन कैसे लूंगा जब आप मेरी बात के ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं मैसेज देना चाह रहा था कि आपके मार्फत कम से कम जनता को एक मैसेज दूं। ठीक है, कोई बात नहीं। राय साहब हमारे बीच आ गए, DR राय साहब। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यासिर जिलानी, आपसे एक लास्ट कमेंट मैं ले रहा हूं। डॉक्टर DR राय यहां है नहीं है। देश की जनता को हमें कहना होगा, और ऐसे लोगों को जो छुपे हुए हैं, जो एजेंडा चला रहे हैं, वो साजिश कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो उनको पता होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यासिर जिलानी, ACP वेदभूषण साहब, अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर, शोएब जामई, इलियास शराफुद्दीन, डॉक्टर DR राय, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमने लिखा, हमारी कोशिश यही है, जो मामले सामने आ रहे हैं, पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं। 3 पुलिस अधिकारियों को हम इस कोरोना काल में शहीद होते देख चुके हैं। डॉक्टर शहीद हो रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स शहीद हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो छुपे हुए हैं, जो ये नहीं समझ रहे कि आप अगर छुपे रहेंगे तो आप कोरोना के स्लीपिंग सेल हैं। आप क्यों फिदाइन बने रहना चाहते हैं, क्यों आप एक मानव बॉम्ब की तरह खुद को बचाकर रखना चाहते हैं। और वैसे भी जो आंकड़े बेतहाशा हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं, इन्फेक्शन के, मौतों का जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वो अपने आप में चिंता का विषय है। उस पर ध्यान देना होगा। और आप समझिए, बाहर निकलिए, अपना इलाज कराइए, सेल्फ क्वारंटाइन में जाइए। हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है। इन्फेक्शन मजहब देखकर नहीं होगा। नमस्कार। #Passion बनेगा प्रोफेशन विद नीमा। अगर आप टीवी जर्नलिस्ट बनकर ब्रेकिंग न्यूज की तरह ट्रेंड करना चाहते हैं, आवाज की दुनिया में RJ बनकर अपना जादू चलाना चाहते हैं, एक्टिंग और मॉडलिंग से सबको दीवाना बनाना चाहते हैं, तो ज्वाइन करें